कपूर परिवार नरेंद्र मोदी से मिला और इस बात ने ना संपूर्ण लेफ्ट लिबरल समाज में हलचल मचा दी। लिब्रांडू बौखला उठे और उसी बौखलाहट में अनाप शनाप बकने लगे कि हम तो बोले थे मणिपुर पर, वो समझ बैठे करीना कपूर। सोचिए ये कैसी मानसिकता है। एक महिला का नाम कांग्रेस के नेता ने सियासत में इसलिए घसीट लिया क्योंकि वो अपने परिवार समेत प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गई थी। आज बॉलीवुड में करीना से लेकर सैफ तक, वरुण धवन से लेकर सलमान तक सब मोदी की तारीफ कर रहे हैं। आई थिंक उनकी जो एनर्जी है, एक पीसफुल सा, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एंड ही ट्रूली इज अ ग्लोबल लीडर। जैसे कि राहुल ने कहा कि वो आपको पॉलिटिक्स के चाणक्य कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली हमारे देश के हनुमान है। किसी समय भाजपा बॉलीवुड में अनटचेबल हुआ करती थी और आज भी एक धड़ा ऐसा ही है। पार्टी की आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, इनका तो काम है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देना। राहुल गांधी I'd like to know him. कैसे बदला बीजेपी ने इस खेल को और कैसे बॉलीवुड को फाड़ा जा रहा है दो भागों में। कैसे कम्युनिस्टों ने अपने पैरों को बॉलीवुड में फैलाया था और आज उन्हीं पैरों को काटा जा रहा है। और क्या यह बॉलीवुड का विभाजन देश के लिए अच्छा है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये अभी पूरा का पूरा कपूर परिवार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने चला गया। ओकेजन था भारतीय सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की 100वीं वर्षगांठ का। हम एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। मैं भी आपका परिवार का हूँ भाई। कपूर परिवार ने मोदी जी की तारीफों के पुल बांध दिए। वेट करी थी जब आपको मिलेगी, 10 साल से बनाए करेंगे। 10 साल जी 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना था भाई। मोदी जी ने कपूर परिवार को बॉलीवुड को एक सॉफ्ट पावर के रूप में देखने को कहा और डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। और साथ ही बॉलीवुड से अपील की गई कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए। मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ी ताकत है जी, हमें पुनर्जीवित करना चाहिए, हमें इसको नई पीढ़ी तक जोड़ना चाहिए और एक लिंक बने वैसा कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहिए और बन सकता है। सबने मोदी जी की तारीफें की, यहाँ तक कि सैफ अली खान ने भी। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं। पर भाई साहब, जैसे ही ये सब कुछ हुआ ना, वैसे ही बहुत सारे लोगों की नाकों के नथुने फूलने लगे। पवन खेड़ा ने अपनी नस काटते हुए लिखा, हमने बोला था मणिपुर। ये सोचे करीना कपूर, भाई साहब शायरी नहीं आती तो रहने दो, नहीं तो मैं बिना राइमिंग वाला शेर मार दूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब भाई कोई राहुल जी को छोड़कर मोदी जी को ग्लोबल लीडर बोल देगा तो पवन खेड़ा तो चिढ़ेंगे ही ना भाई साहब। मेरा तो हमेशा ड्रीम रहा है कि मैं उनके साथ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उनके बगल में बैठ के कुछ शब्द बोलूं। एंड ही ट्रूली इज अ ग्लोबल लीडर। पवन खेड़ा भी लाइक राहुल गांधी इज ट्रू वर्ल्ड लीडर। उनके चीन से लेकर सोरोस तक संबंध पाए गए हैं। यहाँ तक कि सोनिया की माँ के तो मुसोलिनी तक से संबंध पाए गए हैं। और ये तो कांग्रेस के अपने माउथपीस ने छापा था। फिर भी ये राहुल जी को ग्लोबल वर्ल्ड लीडर नहीं बोल रहे। फिर अशोक स्वाइन बोला कपूर फैमिली राज कपूर के नाम पर धब्बा है क्योंकि वो मोदी से मिले। फिर एक ऑथर है सुचित्रा विजयन, उन्होंने भी कपूर एंड मोदी की इस मीटिंग को स्पाइनलेस साइकोफेंसी बोल दिया। बस सुचित्रा जी का ऐसा बोलना था कि शनि ग्रह ने अपनी परिक्रमा रोक दी, प्लूटो ने कहा मैं तो मर ही जाता हूं, वैसे भी आजकल कोई मुझे सीरियसली ले नहीं रहा है, साले ग्रह भी नहीं मानते मुझे। सुर असुर नर नारी किन्नर गंधर्व देवता सब सुचित्रा जी के नारे लगाने लगे। मोदी जी से लेकर कपूर परिवार तक सब सुचित्रा के कदमों में लेटकर माफी मांगने लगे और बोले बहन आज के बाद ऐसी गलती फिर से नहीं करेंगे। इसके अलावा अभिसार शर्मा तो बावला ही हो चुका था। अडानी पर जो इतना बवाल मचा हुआ है, खासतौर से तब जब सीधे प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रहा है, मगर साहब मचा ले उस पर प्रधानमंत्री कुछ कहें। प्रधानमंत्री तो संसद भी नहीं जा रहे हैं, मगर कहां जा रहे हैं आपके सामने तस्वीर। पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है डॉन, उसे ना बवासीर हो चुका था। ये पाकिस्तानी समाचार पत्र बोला मोदी सेक्युलर नहीं है, राज कपूर थे। कपूर खानदान का मोदी से मिलना दुखद है। भाई साहब पाकिस्तान में बैठकर सेक्युलरिज्म की बातें कर रहे हो, ये दुखद है। पर इन लोगों को ना बावला होने का कारण है। कभी किसी समय में भाजपा बॉलीवुड के लिए एक अनटचेबल पार्टी हुआ करती थी,
फिल्मी सितारे कुछ ऐसी ऐसी बातें किया करते थे भाजपा के लिए। पार्टी की आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, इनका तो काम है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देना। हम तो दोनों एक ही बिरादरी से आए थे। ये बीजेपी पार्टी का काम है एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को अलग कर देना। जो करीना मोदी जी को ग्लोबल लीडर बता रही है आज, वो राहुल गांधी को डेट करना चाहती थी। If you could pick anyone in the world for a date, who would you choose? Shall I say this? I don't know if I should. Because I don't mind getting to know him. It's controversial. Rahul Gandhi. I'd like to know him. ये तो भाई साहब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी मूवमेंट हो गया है। दीपिका पादुकोण राहुल को प्राइम मिनिस्टर बना रही थी। राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आमिर खान मोदी के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन में बैठे थे और फिर ये सब भी कहा था। What happened in Gujarat was really appalling. According to me, somebody like Modi there were Indians killed over there. There were innocent Indians who were killed. It's completely irrelevant whether they were Hindus or Muslims or Christians or Parsis or Sikhs. There were Indians being killed. And for which no one seems to have been punished so far. By a leader who's supposedly a leader, and he is responsible, he and his party, he and his people are responsible for the killings. वो भी क्या समय था। ये वो समय था जब भाजपा को केवल फ्रिंज एलिमेंट बताया जाता था इन लोगों के द्वारा। अब भाई ऐसा बॉलीवुड अगर मोदी के गुणगान गाने लगे तो कुछ लोगों को तो दिक्कत होगी ना। मतलब आप 2009-10 तक देखोगे ना तो एक आधा एक्टर ऐसा मिलेगा आपको जो भाजपा से जुड़ा हुआ हो, जैसे विनोद खन्ना या फिर धर्मेंद्र। जो लोग बॉलीवुड में थे और हिंदुत्व की विचारधारा रखते थे वो लोग चुप रहा करते थे, और जो लोग लेफ्ट की आइडियोलॉजी रखते थे वो मुद्दों के ऊपर अपनी बातें मुखर रूप से रखा करते थे। ऐसा ना मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनुपम खेर का भी मानना है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डिवाइड बॉलीवुड में 2014 के बाद से ही शुरू हुआ है। वो देवानंद का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उनकी ना एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, लेकिन सब आते थे आराम से काम करते थे। 2014 से पहले आपको बॉलीवुड की मैक्सिमम फिल्म्स ना लेफ्ट का नैरेटिव बेचती हुई दिखेंगी। फिराक, परजानिया, काई पोछे, ना जाने कितनी ऐसी फिल्म्स हैं जो 2002 के दंगों पर तो बनी, पर उसमें से ना गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में जो हुआ वो सब गायब था। पर आश्चर्य इस बात का होता है अंजना जी कि क्योंकि मैं सिनेमा की दुनिया से आता हूँ, सिनेमा की दुनिया में 22 वर्षों में किसी ने भी साबरमती एक्सप्रेस के बारे में बात नहीं की। अगर आप सिनेमा से थोड़ा सा हटके उसके एक्सटेंशन की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्री की दुनिया की भी अगर आप बात करते हैं, उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलता है। दंगों पर बहुत सारी फिल्में बनी है, उसके बाद जो दंगे हुए उस पर फिल्में बनी, उसमें सबने अपना अपना टेक दिखाया, लेकिन जो ट्रेन की घटना थी उस पर उसको किसी ने नहीं छुआ। या इन फिल्मों में मुगलों का महिमा मंडन दिखाया जाता था। अच्छा, एक बात आपको मालूम, प्रशांत तुझे नहीं मालूम तो सुन ले, इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए। या फिर ब्राह्मणों या हिंदू रीति रिवाजों से लोगों को दूर करना इनका एकमात्र मकसद दिखाई देता था। यही सब दिखाया जाता था, लेकिन फिर 2014 के बाद बदलाव आया। क्या था ये बदलाव और कैसे आया ये बदलाव, उसे ना अगले अध्याय में ढंग से समझते हैं। देखिए, बॉलीवुड में 1930 के दशक से ही वामपंथी राजनीतिक सोच ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, परंतु बॉलीवुड और राजनीति के इस संबंध ने 2014 के बाद एक अलग दिशा में बढ़ना आरंभ कर दिया। 2014 वो वर्ष जब एक ऐतिहासिक जीत में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को हराकर चुनाव जीता और भारत के प्रधानमंत्री बने। अब यदि आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ तीखे शब्दों का प्रयोग करें तो एक बात होती है, परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो वो आप पर खुलकर राजनीतिक प्रहार करे तो बात एकदम अलग हो जाती है।
और ऐसा ही कुछ बॉलीवुड ने 2014 में नरेंद्र मोदी की विजय के बाद करना आरंभ कर दिया। About 60 members of the film fraternity have signed an anti-Modi appeal, bitterly dividing Bollywood. From actors to directors, everybody has an opinion on this election. नरेंद्र मोदी की जीत के बाद बॉलीवुड के अनेक सेलेब्स ने सरकार पर सवाल उठाने अचानक से ही आरंभ कर दिए। उनका कहना था कि वो इस पद के लिए अयोग्य हैं क्योंकि वो इस देश की धर्मनिरपेक्षता पर हमला कर सकते हैं, और ये सब कुछ एक ओपन लेटर के रूप में कहा जा रहा था जिसे कई बड़े अभिनेता और निर्देशकों ने साइन किया था। विशाल भारद्वाज, जोया अख्तर, कबीर खान से लेकर अदिति राव हैदरी और महेश भट्ट तक। ये लोग नैतिक उच्चता और बौद्धिकता का दावा करते हुए सरकार के विरुद्ध हवा बनाने का प्रयास कर रहे थे ताकि लोगों का समर्थन प्राप्त किया जा सके। अभिनेत्री नंदिता दास ने कहा कि मोदी और उनके जैसे लोग भारत को विभाजित कर रहे हैं, और वही कमेंट करते हुए आमिर खान ने एक कार्यक्रम में कहा कि उन्हें भारत में डर लग रहा है। That does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel. अनुराग कश्यप ने तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आतंकवादी ही बोल दिया था। अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर ये ट्वीट किया जिस पर उन्हें ये बैकलैश मिला। उन्होंने कहा, अब शर्म नहीं है बोलने में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तुम और तुम्हारी भाजपा और ABVP आतंकवादी है। यह सब कुछ मोदी के आते ही होने लगा था। अभी तो काम करने का अवसर भी नहीं मिला था उन्हें, और इससे भारत की छवि पर आघात हो रहा था, जिसके कारण कई ऐसे सेलेब्स जो इससे दुखी थे उन्होंने बोलना आरंभ कर दिया। सबसे पहले आ गया है अनुपम खेर 7 नवंबर 2015 को एक जुलूस के रूप में। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर कई फिल्मी कलाकारों के साथ मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार अनुपम खेर की लीडरशिप में सरकार के फेवर में मार्च निकालने वाले हैं। और अनुपम खेर बॉलीवुड से अकेले नहीं थे इस मार्च में। तो सरकार के पक्ष में आज मार्च निकाल रहे अनुपम खेर, जिसमें मधुर भंडारकर शामिल होंगे। इसके अलावा फिल्म जगत से जुड़ी हुई कुछ और हस्तियां भी। ये लोग अब इंटॉलरेंस की इस डिबेट को फैक्ट्स पर काउंटर कर रहे थे। जो आज सर्वे आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें ये दिखाया कि ये साल सबसे कम कम्युनल वायलेंस दिखाई गया है जो पिछले 5 सालों में हुआ है। और समय के साथ ये लोग खुलकर मोदी के समर्थन में आने लगे। But what has remained constant is Modi ji's proactive, calm and sensible approach. रवीना टंडन का ट्वीट देखिए, जो लोग मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते वो चाहते हैं कि सरकार गिर जाए। राजनीति के लिए ऐसे लोग देश को शर्मसार कर रहे हैं। निर्देशक मधुर भंडारकर ने प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया कि मोदी ही देश को दिशा देना जानते हैं। अब जब इतना डिवाइड हो ही गया था तो सलीम खान, सलमान खान के पिता, वो भी ये कहते दिखे कि उनके संबंध मोदी जी से अच्छे हैं। यहाँ से बॉलीवुड का डिवीजन दिख रहा था, और अब एक के बाद एक मीटिंग्स चालू होती हैं बॉलीवुड के सितारों के साथ नरेंद्र मोदी की। 2015 में काजोल नरेंद्र मोदी से मिलती हैं, और इसके पश्चात प्रभास नरेंद्र मोदी से मिलने आते हैं। 2016 और 17 में प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली मोदी से मिलते हैं। 2018 में अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर मोदी से मिलने आते हैं, और हाँ, राजकुमार हिरानी भी। और ये मामला ना यहाँ पे रुका नहीं था, बल्कि बढ़ रहा था, और अब बॉलीवुड के स्टार्स को PM आवास में होस्ट किया जाने लगा था, जिसमें मोदी विरोधी भी आ रहे थे। Please give a huge round of applause for Prime Minister Narendra Modi. Please welcome Honorable Prime Minister. It's my privilege and pleasure to welcome Honorable Prime Minister to this special program. और यह कार्यक्रम ना 2024 में भी चल रहा है, जब कपूर PM आवास में आए। हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। मैं भी आपका परिवार का हूँ भाई। क्या असर पड़ा इस सब का? देखिए, प्रत्यक्ष असर का तो मैं नहीं जानता, परंतु बॉलीवुड में फिल्मों का कंटेंट अवश्य थोड़ा बदला। आज ऐसी फिल्में बन रही हैं जो लेफ्ट के एजेंडा से अलग हैं। 2019 में रिलीज हुई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक्स, भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स पर बनी ये फिल्म थी। उसके बाद कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्में जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स और उनके इर्द गिर्द की पॉलिटिक्स को दर्शाने में सफल रही, या हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकॉन वीर सावरकर की बायोपिक हो। अब ऐसी फिल्में बनना आरंभ हो चुकी हैं, एक ऐसे स्थान पर जहां कभी ऐसे टॉपिक्स पर फिल्म बनाना टैबू माना जाता था। और इन फिल्मों पर बॉलीवुड के मोदी विरोधियों की प्रतिक्रिया स्पष्ट दिखाती है बॉलीवुड के डिवाइड को। ये डिवाइड ना अब एक अलग रूप ले रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो धुर्र मोदी विरोधी होते थे अब वो प्रशंसक होते जा रहे हैं, जिसका कारण भाई साहब वो खुद जानते होंगे। सबसे रीसेंट उदाहरण है विक्रांत मैसी का, जिन्होंने कभी स्वयं ही कहा था कि जो नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं ना, वो जीवन भर उसकी आलोचना करते रहेंगे, पर अब वो कुछ ऐसी बातें करते दिखाई देते हैं। जो चीज़ें मुझे बुरी लगती थी वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है।
सब सही चल रहा है। और पीयूष मिश्रा, जो अनुराग कश्यप के घनिष्ठ मित्र हैं और कभी घनघोर कम्युनिस्ट हुआ करते थे। शुरुआत में मोदी सरकार की नीतियों को लेकर संकोच में रहने वाला ये व्यक्ति आज सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करता है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैं मोदी में चाणक्य को देखता हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवाइड स्पष्ट रूप से दिखता है, पर कैसे अचीव किया गया इस डिवाइड को? क्या केवल मोदी के द्वारा इन स्टार से मिलने भर से ये सब हो गया, या एंटी मोदी वॉइसेस इतनी प्रखर थी कि प्रो मोदी वॉइसेस भी सामने आने लगी? जी नहीं, कहानी इससे आगे की है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस पर आधिपत्य किए बिना कुछ नहीं हो सकता। कैसे वामपंथियों के चंगुल से बॉलीवुड को छीनने का प्रयास हो रहा है राष्ट्रवादियों के द्वारा, वो आगे देखते हैं। लगभग एक शताब्दी से बॉलीवुड भारतीय समाज को आईना दिखाता रहा है। भारत का अरबों डॉलर का फिल्म उद्योग हर साल 20 से अधिक भाषाओं में लगभग 1500 से 2000 फिल्में बनाता है। इनमें से अधिकतर फिल्में हिंदी की होती हैं, यानी बॉलीवुड की, जिसका मतलब है कि बॉलीवुड का देश की संस्कृति, पहचान और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव है। पर बॉलीवुड को आजकल ना राजनीतिक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। एक लंबे अरसे तक बॉलीवुड का नैरेटिव वामपंथी सेक्युलरिज्म की गिरफ्त में रहा है और उसी से इस लड़ाई को आज लड़ा जा रहा है। पुरानी फिल्मों में प्राय लाला को धूर्त और गरीबों को लूटने वाला दिखाया जाता था। गांव का ठाकुर अत्याचारी और होगा और ब्राह्मण पाखंडी ही होगा। इनकी तुलना में चर्च का पादरी भला सा होगा और अब्दुल वगैरह जो है ना, वो ईमान के पक्के सबका भला करने वाले होंगे। कल्ट फिल्म मदर इंडिया, उसमें एक धूर्त लाला की वजह से गांव का एक युवक डाकू बन जाता है। आप जरा इस फिल्म को बनाने वाले महबूब प्रोडक्शन का लोगो देखिए तो भाई साहब आपको तुरंत एक हसिया और एक हथौड़ा दिख जाएगा। किसका साइन है आप स्वयं समझ सकते हैं। उधर से आप एक दूसरा नैरेटिव भी देखते होंगे कि जो मिलों का मालिक है ना, वो तो गुंडा है, मजदूर अच्छा है, पैसे वाला चोर है, गरीब सही है। ये फिल्में इसी लेफ्टिस्ट नैरेटिव को बेचती हुई दिखाई देती थी। पर अब प्रश्न ये आ जाता है कि जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है ये बॉलीवुड में इतना बसा कैसे, वहां घर कैसे कर गया? तो इसका एक शब्द का उत्तर है इंस्टीट्यूशंस। फिल्म से संबंधित इंस्टीट्यूशंस इसी आइडियोलॉजी को परोसते थे, तो ये घर करना लाजमी था। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो थिएटर्स। एक रिसर्च बताती है कि थिएटर्स में लेफ्ट का बायस सीधे रूप से देखा जा सकता है, लेकिन भारतीय थिएटर्स में लेफ्ट का इतना बायस कैसे हुआ? तो इसका ना एक इतिहास है। IPWA यानी इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जिसका गठन 1936 में हुआ था, और उसमें ना लेफ्टिस्ट या टू नेशंस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग कूट कूट कर भरे गए थे। फिर IPWA की तर्ज पर 1943 में IPTA यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, इसको बनाया जाता है। और IPTA का मुख्य मकसद ही लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को देश भर में फैलाना था। मतलब IPTA का लॉन्च ही तब हुआ था जब बॉम्बे में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपनी पहली कांग्रेस कर रही थी। अब आप यहां से स्वयं सोच सकते हैं कि कितनी लेफ्ट लीनिंग ये संस्था रही होगी। इसे ना परोक्ष रूप से CPI डायरेक्टली कंट्रोल करती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ना एक्टर उत्पल दत्त को मोस्ट लॉयल कॉमरेड के नाम से बुलाती थी। तब से लेकर आज तक थिएटर्स और सिनेमा में ये लेफ्ट बायस कूट कूट कर दिखाई देता है, जिसे पर्दे के पीछे से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चलाती हुई दिखती है। लेकिन 2014 के बाद से ना इस लेफ्ट इकोसिस्टम को तोड़ने का अलग से प्रयास किया गया। लेकिन अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए लेफ्टिस्ट नैरेटिव सेट करने का एक एग्जाम्पल 2015 में देखने को मिला। 2015 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने महाभारत के युधिष्ठिर का रोल करने वाले भाजपा नेता गजेंद्र चौहान को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII उसका अध्यक्ष बना दिया। इस पर वहां के छात्रों ने चौहान को हटाने के लिए ना एक बड़ा सा प्रोटेस्ट कर दिया। FTII के विद्यार्थियों ने जून से अक्टूबर 2015 तक 139 दिनों तक लगातार विरोध प्रदर्शन किया। इन सब के पीछे कौन था, इसे समझने के लिए ना थोड़ा सा आगे की खबर को देखते हैं। 2017 में FTII ने एक लड़की के ऊपर से डिसिप्लिन तोड़ने के चार्जेस हटा लिए। क्यों? जस्ट बिकॉज उसने 2015 में गजेंद्र चौहान की अपॉइंटमेंट के विरुद्ध में एक प्रदर्शन किया था। अब बताइए, डिसिप्लिन चार्जेस मात्र इसलिए हट जाते हैं क्योंकि आपने संघियों का विरोध किया था। तो भाई यहाँ पर लेफ्टिस्ट मेंटालिटी दिख रही है या नहीं दिख रही? अब इस लेफ्ट बायस से लड़ने के लिए इतने प्रदर्शनों के बाद भी गजेंद्र चौहान को FTII का प्रेसिडेंट बनाए रखा गया।
उधर से एनएसडी का अध्यक्ष भी परेश रावल को बना दिया गया, जिसके विरुद्ध भी कुछ ना कुछ बहाने से प्रोटेस्ट किया जाता रहा है। पुराने एक्टर्स इनका विरोध करने के लिए सिग्नेचर कर करके पत्र लिखते रहे हैं। फिर सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड का जो अध्यक्ष है उसे भी प्रसन्न जोशी को बना दिया जाता है और I&B मिनिस्ट्री वो भी अपने रुख को कठोर कर लेती है। 2024 में एक फिल्म आती है अन्नपूर्णी और उस फिल्म को नेटफ्लिक्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट हुए थे बहुत भयंकर। प्रोटेस्ट क्यों हुए थे? क्योंकि इस फिल्म में हिंदू पुजारी की बेटी को मांस खाते हुए दिखाया गया था और साथ साथ भगवान राम को भी मांसाहारी बताने का प्रयास किया गया था। तो इसी कारण सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और I&B मिनिस्ट्री ने अपना रुख कड़ा करते हुए फिल्म के डायरेक्टर्स को बुला लिया था। ऐसे ही 2021 में एक वेब सीरीज आई थी तांडव के नाम से। उसमें भी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बहुत सारे जो सीन्स थे उन्हें हटा लिया गया था। और केवल हटाया नहीं गया था, तांडव के कलाकारों और सीरीज के निर्देशक अब्बास अली जफर ने मुख्य रूप से माफी मांगी थी। 2023 में देश के सबसे बड़े एक्टिंग स्कूल NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तमस नाम के नाटक को परफॉर्म करने से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि भाजपा के पूर्व सांसद बाजवीर पुंज ने इसे RSS विरोधी बताया था। पुंज ने कहा कि तमस नाटक में भारत विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली RSS को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो कि गलत है। अब प्रश्न ये है कि ये जो लेफ्ट बायस है ये चेंज हुआ कैसे? एक्चुअली इसके दो कारण दिखते हैं। पहला, जहां जहां जिस फिल्म में प्रोपेगेंडा दिखाई देता था उसे कॉल आउट किया गया और उस कॉल आउट करने के बाद मिनिस्ट्री ने भी अपना कड़ा रुख अपनाया। वहीं दूसरी ओर बॉयकॉट बॉलीवुड की कॉल्स जो थी ना वो प्रचलित होने लगी थी। बॉलीवुड हर साल घाटे में जाने लगा था और अब ना बॉलीवुड अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ाई लड़ने लगा था। और ऐसे में कश्मीर फाइल्स एक बड़ी हिट हो जाती है और फिर टाइड्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म्स बनना शुरू हो जाता है और उन्हें प्रॉफिट भी मिलता है। और इसका दूसरा कारण था नरेंद्र मोदी की बॉलीवुड के साथ की गई दोस्ती। चाहे वो 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान में बॉलीवुड को जोड़ना हो या फिर राष्ट्र निर्माण में मदद करने के लिए बॉलीवुड के नए प्रयासों को प्रोत्साहित करना हो। अक्टूबर 2019 में मोदी ने शाहरुख आमिर सहित बॉलीवुड अभिनेताओं और निर्माताओं के साथ मुलाकात करके ना महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाने की पहल पर चर्चा की थी। यहाँ से डायलॉग एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पर ना एजेंडा बिल्कुल भी ये नहीं था कि बॉलीवुड को बर्बाद या समाप्त करना है। एजेंडा ये था कि बॉलीवुड को भारत के सॉफ्ट पावर के रूप में प्रयोग करना है। देखिए, मोदी जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री एक सॉफ्ट पावर है, तो उन्होंने यहाँ पर उसे एक सही दिशा देने का प्रयास किया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज की डेट में बॉलीवुड में प्रो मोदी और एंटी मोदी दोनों ही पोलराइजेशन हो चुकी हैं, पर यह विभाजन ना जरूरी था। अब ये विभाजन जरूरी क्यों था ये जानेंगे अगले चैप्टर में। देखिए, सिनेमा कहीं ना कहीं समाज का आईना तो होता है और उसका प्रभाव आम जनमानस पर गहरा होता है। लोग सिनेमा से बहुत कुछ सीखते हैं तथा मूवीज से इंस्पायर्ड होकर अपने भविष्य के लक्ष्य तक निर्धारित कर लेते हैं। मूवीज कई बार देश की हवा तक निर्धारित करती हैं और समाज में कैसा भी एजेंडा चला सकती हैं। अब क्योंकि पहले बॉलीवुड केवल वामपंथी विचारधारा को सपोर्ट करता था, इसीलिए फिल्में भी उसी प्रकार की बनती थी। इससे कांग्रेस और वाम दलों को फायदा होता था और समाज में भी उनके लिए माहौल बनता था। यही कारण था कि गुजरात दंगों पर इतनी सारी फिल्मों का निर्माण हुआ, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को एक खलनायक तथा बीजेपी को एक एंटी मुस्लिम दल बनाने का प्रयास किया लोगों के सामने। यही वो कारण है जिसकी वजह से बॉलीवुड एक समय तक केवल कांग्रेस और वाम दलों के साथ दिखता था तथा कुछ केसेस को छोड़कर बीजेपी उनके लिए अछूत बन चुकी थी, जिसका नाम लेना तक बॉलीवुड वालों को पसंद नहीं था। आज वही बॉलीवुड डिवाइडेड है। ये डिवाइड इसलिए अच्छा है क्योंकि अब आपको दोनों तरफ के नैरेटिव्स देखने को मिल सकते हैं। कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आतंकवादियों के नैरेटिव को दिखाने वाली हैदर भी और कश्मीरी हिंदुओं की साइड दिखाने वाली कश्मीर फाइल्स भी। दोनों साइड्स एक दूसरे की फिल्म को प्रोपेगेंडा कह सकती हैं, पर अंत में चॉइस आपके हाथ में है। सही गलत का निर्णय लेने की चॉइस
परंतु इस डिवाइड का ना एक और फायदा भी हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले बॉलीवुड में कुछ लोग ऐसे नहीं थे जो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, जैसे अमरीश पुरी आरएसएस से संबंध रखते थे। इसके अलावा अनुपम खेर भी बीजेपी का समर्थन करते थे। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र, जिन्होंने बीजेपी का समर्थन हमेशा से किया था, परंतु ये लोग ना गिने चुने थे और अधिकांश चुप ही रहते थे। परंतु जब से ये डिवीजन हुआ है ना, तब से फिल्मी लोग खुलकर बीजेपी में घुस रहे हैं, जिसमें सनी देओल, कंगना रनौत, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, किरण खेर, रवि किशन, इस प्रकार के लोग हैं। पर आप ये सवाल पूछेंगे अब कि इसका फायदा क्या है। देखिए, लोगों का ना राजनीति में इंटरेस्ट कम होता है। फिल्मी कलाकार लोगों का राजनीति में ध्यान आकर्षित करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है पर सत्य है। इसी कारण से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस अपनी रैली में फिल्म स्टार से प्रमोशन करवाते हैं। अब ऐसे में यदि फिल्म स्टार्स एक ही पॉलिटिकल पार्टी में जाने लगे तो ये पॉलिटिकली डेंजरस हो सकता है। बस इसी कारण से यदि अब स्टार्स बीजेपी में भी घुस रहे हैं तो इट्स गुड। बॉलीवुड का ये डिवाइड अच्छा है। आज बॉलीवुड से हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए भी फिल्में निकल रही हैं। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और साबरमती एक्सप्रेस जैसी फिल्में वो काम कर रही हैं जो कदाचित पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। बस इसी कारण से ये डिवाइड अच्छा है। आप क्या सोचते हैं इस डिवाइड के बारे में, अच्छा है या बुरा है? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही साथ जो वीडियो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है उसे देखना ना भूलिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।